हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आकाश। और फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, जो कि हमारे किस टॉपिक पर बेस्ड है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। यानी कि अब हम बात करने वाले हैं कि जो भी बिज़नेस में ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें अकाउंट्स में किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। तो इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ टर्म्स हैं जो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, उनको एक बार और आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं सामने, ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी क्या है ना, इस वाले चैप्टर में भी इन चीज़ों का बहुत काम आएगा और पूरे आगे बुक्स में ही इनका काम आएगा, लेकिन अभी इनका रोल चालू हो जाएगा। इसलिए मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ कि देखिए, एसेट्स का मतलब क्या होता है, हमारे पास कोई भी संपत्ति हो वो। अब ये क्या क्या हो सकती हैं, ये डीप में तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो पहले वाली वीडियोस में ये चीज़ कवर है कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, तो अब अपन डीप में नहीं जा रहे हैं। एसेट्स में मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हैं, कैश या फिर बैंक, कुछ भी हो, चाहे कैश हो, हमारे पास कैश होगा तो भी वो एसेट्स है, और बैंक में हमारा पैसा पड़ा हुआ है तो वो भी हमारे लिए हमारी संपत्ति ही है, हमारी एसेट्स ही है। दूसरे नंबर पे मैंने लिखा है गुड्स। ठीक है, कोई भी गुड्स या स्टॉक हमारे पास में है तो वो हमारी एसेट्स होता है। उसके बाद डेटर्स लिखा है मैंने। डेटर्स याद कीजिए, जब हम किसी को उधार में सेल करते हैं, ठीक है, यानी हमने सेल कर दी और वो बाद में हमें पैसा देगा, तो उन्हें हम कहते हैं, उन लोगों को जिनको हमने उधार में सेल करी है उन्हें अपन कहते हैं डेटर्स। तो वो डेटर्स हमारे लिए एसेट्स होती है क्योंकि वो हमको बाद में पैसा देंगे। तो डेटर्स यानी जिसे क्रेडिट सेल्स की है हमने, ठीक है, ये मैंने केवल समझने के लिए लिखा है, जिससे क्रेडिट सेल्स की है, टू हुम वी हैव डन सेल्स ऑन क्रेडिट। इसके बाद आया बिल रिसीवेबल। ये भी हम जिसको सेल करते हैं उधार पे उसके लिए ही होता है, बस हम उसको बिल लिख कर दे देते हैं। ठीक है, तो वो उसके ऊपर लाइबिलिटी आ जाती है कि आपको इस तारीख को पैसा देना ही है। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो फिक्स्ड एसेट जितनी भी होती हैं, स्थायी संपत्तियां जितनी भी होती हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह हिलती नहीं है, मूव नहीं करती हैं, बहुत लंबे समय के लिए होती हैं, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, कोई ज़मीन हो गई, लैंड हो गया, ये सब चीज़ें होती है फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, इसके अलावा अगर हम किसी को एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, मान लीजिए आपको पेमेंट करना था 2 साल बाद, कोई किराया देना था 2 साल बाद और आपने आज ही दे दिया, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स। एसेट्स होने के पीछे क्या लॉजिक है कि भाई मुझे देना तो बाद में था, मैंने तो अभी दे दिया, तो यानी एक तरीके से मैंने किसी को एडवांस में पैसा दे दिया, तो इसलिए ये मेरी एक तरीके से संपत्ति ही हुई। उसके बाद देखें, कोई भी लोन अगर आपने किसी को दिया है तो वो आपकी एसेट्स मानी जाती है। ठीक है, लोन गिवन, वो बाद में अपन को लौटाएगा लोन, इसलिए ये एसेट्स हो गई। फिर हम बात करें एक्सपेंसेस की या फिर लॉस की, तो आप इन चीज़ों को क्या है, जनरली अपना सेंस लगाकर भी रिलेट कर सकते हो। कोई भी आप एक दुकान का एग्जांपल ले लो या किसी बिजनेस का एग्जांपल ले लो, तो आप इनको प्रैक्टिकल रिलेट करके ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो कि कोई भी एक्सपेंस किस तरीके से हो सकता है। अगर किसी को हमने सैलरी दी है तो वो खर्चा है, हमारे लिए एक्सपेंस है। कोई हमने रिपेयरिंग वगैरह करवाई है बिजनेस में, मशीन की या किसी भी चीज़ की रिपेयर वगैरह करवाई है, उस पर पैसा खर्च किया है, वो खर्चा है। रेंट हमने पे किया है, अच्छा यहाँ मैंने पेड नहीं लिखा है, रेंट का नाम आते ही ऐसा नहीं आप बिना सोचे समझे कह दें कि खर्चा। हो सकता है रेंट हमें रिसीव भी हुआ हो, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ रेंट पेड। ठीक है, तो अगर सॉरी सॉरी हाँ सही है, रेंट पेड। तो अगर हमने रेंट को पे किया है तो वो हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। इसी तरीके से कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह आ गया हो, पानी का बिल आ गया हो, टेलीफोन का बिल आ गया हो, वो खर्चा है। तो कुल मिला के ये वो चीज़ें हैं जो आप अपना कॉमन सेंस लगाकर पता कर लोगे कि भाई ये तो एक नॉर्मल सा खर्चा है, और वो खर्चा अगर आप पहचान गए तो उसे अपन एक्सपेंसेस की कैटेगरी में रखेंगे। इसके अलावा कोई लॉस हो गया, मान लो आपने 2000 का कोई सामान था, आपने 1500 रुपये में ही बेच पाए उसको, तो 500 रुपये का नुकसान हो गया ना, तो इस तरीके के लॉसेस आप लॉस की कैटेगरी में रखोगे। इसके बाद हमें समझना है लाइबिलिटीज़। एसेट्स आपने समझ ली तो उसका उल्टा होता है लाइबिलिटी। एसेट्स यानी जो हमारी हैं, लाइबिलिटी यानी जो हमें सामने वाले को या किसी और इंसान को पे करनी है। तो लाइबिलिटी में मैंने लिखा है बैंक ओडी। ये मैं पहले समझा चुका हूँ कि बैंक ओडी, ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, कि जब आप अपने बैंक अकाउंट से जितने रुपए आपने बैंक अकाउंट में रख रखे हैं उससे ज़्यादा आप पैसे निकाल लेते हो, तो जो एक्सेस अमाउंट आप निकालते हो ना, वो बैंक ओडी के नाम से कहलाता है। ठीक है, तो बैंक ओडी क्या होती है, हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, क्योंकि हमने अपने जितने पैसे थे उससे ज़्यादा बैंक से निकाल लिए, तो अब वो अमाउंट हमें बैंक को लौटाना पड़ेगा, इसलिए वो लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स, जैसे कि डेटर्स होते हैं वैसे ही क्रेडिटर्स होते हैं, बस फ़र्क क्या आ जाता है कि क्रेडिटर्स वो हैं जिनसे हमने उधार में परचेज़ करी है। भाई डेटर्स तो वो थे
जिन्हें हमने सेल करी थी उधार में, और क्रेडिटर्स वो हैं जिनसे हमने परचेज करी है उधार में, यानी हम उनको बाद में पैसा देंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा है क्रेडिटर्स जिससे क्रेडिट परचेज की है हमने। ठीक है, जिन लोगों से हमने क्रेडिट में परचेज करी वो हमारे लिए क्रेडिटर्स है। फ्रॉम होम वी हैव डन परचेज ऑन क्रेडिट बेस्ड। ठीक है, इसके बाद बिल्स पेबल। बिल्स पेबल भी वही है, हमने किसी से परचेज करी हुई है उधार में, उसने हम पर बिल लिख दिया तो हमारे ऊपर बाउंडेशन है कि हम इस तारीख को इतना रुपये उनको लौटाएंगे। तो इनमें कोई खास फर्क नहीं है, कुल मिला के आपको ये समझना है कि ये दोनों चीज़ें लाइबिलिटी है। लोन टेकन, हाँ बिल्कुल, यहाँ देखिए, यहाँ था लोन गिवन। अगर हमने किसी को लोन दिया है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि उसे हमें लौटाना था, तो ये तो हमारी एसेट्स थी कि हमें ये लोन मिल जाएगा वापस। हमने कोई लोन लिया है तो हमारे ऊपर बाउंडेशन आ गई कि जो मान लो 10 लाख का लोन लिया है तो हमें 10 लाख रुपए वापस लौटाने हैं, साथ में कुछ इंटरेस्ट भी लौटाना है, लेकिन अभी अपन केवल लोन की बात कर रहे हैं तो वो 10 लाख रुपए मुझे लौटाने हैं। इसीलिए ये क्या होता है, ये होता है लाइबिलिटी। इसी जगह आपने किसी को लोन दिया है तो आपका हक आ जाता है कि भाई ये लोन तो मुझे वापस मिलेगा, इसलिए वो हो जाता है एसेट्स। और जब आपने लोन लिया है किसी से तो आप उसे लौटाओगे, इसीलिए वो लाइबिलिटी हो जाता है। लाइबिलिटी का मतलब दायित्व होता है, ठीक है ना। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देखिए कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने पिछले जो वीडियो थी उसमें हमने अकाउंटिंग पीरियड ऐसा एक कंसेप्ट पढ़ा था। वो क्या कहता है कि हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो 1 साल की करते हैं, और जैसे ही 1 साल पूरा हो जाता है हम उन बुक्स को बंद कर देते हैं, उस साल का प्रॉफिट या लॉस पता करते हैं, फिर अगले साल हम वापस से नई बुक्स में एंट्री चालू करते हैं। तो मान लीजिए कि आपने जिस अकाउंटिंग ईयर की एंट्रियां कर ली है और आपने बुक्स बंद कर दी, उस समय तक आपको मान लो आप सपोज करो रेंट पे करना था 2000, लेकिन आपने नहीं किया। आपको पे तो करना था लेकिन आपने नहीं किया, तो उस कंडीशन में वो 2000 क्या हो गए, बकाया। वो रेंट बकाया हो गया, उसका पेमेंट नहीं करा है, तो उस बकाया को अपन कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो अगर कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, यानी कोई भी ऐसा खर्चा जिसका हमें पे करना था लेकिन हम नहीं कर पाए हैं, तो उसे हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और वो होगा हमारी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्यों होगा या फिर दायित्व क्यों होगा, क्योंकि भाई ये खर्चा हमको पे करना था, अभी तक हमने किया नहीं है, तो जल्दी से पे करो, ये लाइबिलिटी है आपकी। ठीक है, इसके बाद हम पता करेंगे कि क्या हो सकती है हमारी इनकम या फिर प्रॉफिट्स। देखिए एसेट्स को आप रिलेट करना लाइबिलिटी से, ये दोनों आपस में इनवर्ड्स हैं, ऑपोजिट्स हैं। अगर एसेट्स हमारी संपत्ति है तो लाइबिलिटी वो हमारी जिम्मेदारी हो गई, एक तरीके से हमारे ऊपर दायित्व हो गया। इसी तरीके से एक्सपेंस या फिर लॉस, इसका इनवर्स है आपका इनकम या फिर प्रॉफिट। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने खर्चे समझे थे उसी तरीके से आप दिमाग लगाइए और पता करिए कि हमको क्या क्या इनकम हो सकती है, कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, वो सब आपके इनकम या प्रॉफिट हो जाएंगे। ठीक है, तो कहाँ से हो सकता है, मान लीजिए कोई फीस है, आपने कोई सर्विस दी है, आपका बिजनेस के किसी इंसान ने सर्विस दी है और वहाँ से कोई फीस रिसीव्ड हुई है, तो वो बिजनेस की इनकम हो गई, तो फीस रिसीव्ड। कोई रेंट, मान लो अपना बिजनेस है, अपन ने ये जो यहाँ पर ये खरीद रखी हैं एसेट्स, इसमें से मान लो 2 बिल्डिंग है हमारे पास और एक हमने किराए पर दे रखी है, तो वहाँ से किराया आया तो वो हमारी इनकम हो गई। इसके बाद एनी अदर इनकम, कहीं से भी आपको लगे कि हाँ यहाँ से पैसा आया, ये हमारी इनकम है, तो आप उसको दिखाओगे इनकम्स में। और प्रॉफिट्स, कोई भी 2000 की चीज़ हमने 2500 में बेच दी तो 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो वो प्रॉफिट इस चीज़ के अंडर कवर होगा। और लास्ट में है कैपिटल। कैपिटल में केवल एक ही चीज़ आ रही है, कैपिटल, और ऊपर मैंने लिखा है ओनर्स पार्ट, ये मालिक का हिस्सा है। मालिक यानी कि जो बिजनेस के मालिक हैं उनका हिस्सा है क्या, ओनर्स पार्ट। ठीक है, ये आपको लाइट के फोकस के कारण पार्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है, समझ जाना, इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ी हैं, क्योंकि हमें अब इस चैप्टर में आगे बढ़ना है एक कदम, और हमें सीखनी है अकाउंटिंग इक्वेशन या फिर बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि मैं आपके सामने लिख देता हूँ। देखिए ये जो सामने लिखी है आपके, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ये हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी लाइन जिसके बीच में इक्वल का साइन आ रहा है। तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है कि जो एसेट्स होंगी वो कितनी होंगी, वो लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के सम के बराबर होगी। यानी अगर हम लाइबिलिटी और कैपिटल को जोड़ दें तो हमारी एसेट्स निकल कर आ जाएंगी।
ये बेसिक इक्वेशन है, आपको इसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे एसेट्स बराबर होती हैं लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। ठीक है, तो अगर हम माने कि भाई आज ही हम किसी नए बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हैं, तो नए बिज़नेस की शुरुआत किस तरह की जाएगी? उसका मालिक जो होगा बिज़नेस का, वो अपने बिज़नेस में कुछ पैसे लगाकर बिज़नेस को स्टार्ट करेगा। तो मान लीजिए कि आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया है कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद 1 लाख रुपीज़ कैश। ठीक है, यानी 1 लाख रुपए के नगद के साथ, 1 लाख रुपए के कैश के साथ में राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन हुआ है कि राम ने अपना बिजनेस 1 लाख रुपए के साथ स्टार्ट किया है। अब हम उसे इस अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे सेटिस्फाई करवाएं? देखिए, हमने इसके 2 पार्ट कर लिया, क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या कहती है कि इस वाले पार्ट का टोटल इन दोनों के प्लस के बराबर आना चाहिए। तो अगर ये वाला काम हुआ है, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख रुपए कैश के साथ, तो बिजनेस में हुआ क्या? सबसे पहले तो कैश जो हुआ वो 1 लाख रुपए से बढ़ गया। अगर जो ओनर है वो बिजनेस में कैश लेकर आया है और फिर उसने अपने बिजनेस की स्टार्ट करी है, अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर क्या हुआ? वो कैश 1 लाख रुपए बिजनेस में बढ़ गए हैं। और दूसरी तरफ क्या हुआ है कि कैपिटल, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि कैपिटल नाम के चीज़ क्या होती है, जो पार्टनर नहीं, जो मालिक लेकर आता है बिजनेस में शुरुआत में या बाद में, उसे कैपिटल कहते हैं। तो अभी 1 लाख रुपए लाया है, तो यानी कैपिटल जो है वो भी हमारी 1 लाख रुपए की हो गई। तो अगर अब हम इस चीज़ को इस अकाउंटिंग इक्वेशन में रखें, तो कैश जो है वो हमारी एसेट्स होती है, कैश ये हो गई हमारी 1 लाख रुपए। लाइबिलिटीज़, इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो ये हो गई हमारी नील यानी कि कुछ भी नहीं। तो चलो अभी नील नहीं लिखकर लिख देते 0। और कैपिटल कितनी हो गई अपनी? कैपिटल भी हो गई 1 लाख रुपीज़ की, यानी कि 1 लाख रुपए बराबर 1 लाख रुपए। तो ये हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है कि किसी भी कंडीशन में कुछ भी हो जाए, हमारी एसेट्स जो होगी ना वो लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के इक्वल में ही होगी। देखिए, मैंने वापस से एक नया मिटाकर लिखा है आपके सामने। तो मैंने क्या लिखा है, एक मैंने परफॉर्मा बना दिया है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन का, कि जो ये एसेट्स हैं हमारी, ये इक्वल होनी चाहिए लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। अब सबसे पहली कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी गई है कि बिजनेस स्टार्ट किया गया है विद ₹8 लाख एंड स्टॉक ऑफ 50,000, यानी कि नया बिजनेस स्टार्ट किया है कितने रुपए के साथ? 8 लाख रुपए के साथ और 50,000 के स्टॉक के साथ। यानी यहाँ पर 2 चीज़ें तो हमको क्लियर दिख गई हैं, पहली कैश और दूसरी स्टॉक। अगर हम पता करें कैश और स्टॉक एसेट्स हुआ करते थे या लायबिलिटी, तो आप क्या कहोगे? कैश हमारी एसेट हुआ करती थी, तो यहाँ पर एक तो बढ़ी हमारी एसेट्स कैश। दूसरा, स्टॉक क्या हुआ करता था? स्टॉक भी भाई हमारे लिए एसेट्स ही था, हमारी संपत्ति थी, क्योंकि हमारे पास वो रखा हुआ है, हम उसे बेचेंगे, ये हमारी संपत्ति है। तो एक तो कैश और एक यहाँ पर बढ़ा स्टॉक। ठीक है, 8 लाख रुपए तो आए कैश के, और इसके अलावा 50,000 रुपये का आया हमारे पास स्टॉक, यानी टोटल एसेट्स जो हुई हमारी वो हो गई 8,50,000 रुपये की। अब साथ में क्या हुआ, उस तरफ क्या होगा भाई? जब बिजनेस स्टार्ट किया है और हम लाए हैं 8 लाख रुपए कैश और स्टॉक 50,000 का, तो ये कौन लेकर आया है? ये ओनर लेकर आया है, और ओनर जो भी लेकर आता है वो उसकी कैपिटल मानी जाती है। इसीलिए यहाँ पर कैपिटल में भी आ जाएगा आपके पास क्या? 8,50,000, यानी 8 लाख रुपए तो वो लाया कैश और 50,000 का लाया वो गुड्स, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। 8,50,000 ही यहाँ है, 8,50,000 ही यहाँ पर है। तो आपको जो ये दिया हुआ है ना इंफॉर्मेशन, इसको केवल समझना है,
और इसमें से पकड़ना है कि हाँ इसमें से कौन सी एसेट्स निकल कर आ रही है, कौन सी लाइबिलिटी निकल कर आ रही है और टोटल कितनी कैपिटल निकल कर आई है। ये चीज़ अगर आपने पकड़ ली ना तो ये तो आपके लिए बनाना फिर बच्चों का खेल है। और इसके बाद में हम दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है ना वो हमने लिया है ₹6 लाख डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये जो भी ट्रांजैक्शन आपको इन्फॉर्मेशन में दी जाती है वो बिज़नेस के ट्रांजैक्शन होते हैं। ठीक है ना, तो आप खुद को ये मान लो कि मैं एक बिज़नेस चला रहा हूँ और फिर उस नज़रिए से इन चीज़ों को देखो। अब आप एक बिज़नेस चला रहे हो और आपको आपका अकाउंटेंट ये इन्फॉर्मेशन देता है कि 6 लाख बैंक में जमा करा दिए हैं। तो बैंक में जमा कैसे कराए होंगे? बैंक में जमा कराने के लिए पहले हमारे पास होना भी तो चाहिए पैसा। तो आप देखिए जो हमको ऊपर इन्फॉर्मेशन दी थी ना उस समय क्या हुआ था, 8 लाख रुपए कैश लेकर ओनर आया था और 50,000 का स्टॉक लेकर आया था। यानी हमारे पास जो कैश था वो था 8 लाख रुपए। अगर मैं यहाँ लिखूँ कैश और यहाँ लिखूँ मैं स्टॉक, तो जो कैश था वो तो था हमारे पास 8 लाख रुपए। ठीक है, और स्टॉक था हमारे पास 50,000 रुपये का। लेकिन अब क्या हुआ, हमने 6 लाख बैंक में जमा करा दिए। अब आप पहले तो ये बताइए कि बैंक का अकाउंट आपको क्या लगता है, हमारी एसेट्स है या लाइबिलिटी है, क्या है? बैंक का अकाउंट हमारी एसेट्स है। वो लाइबिलिटी में कब चेंज हो जाता है, जब हम बैंक से अपने अमाउंट से ज़्यादा पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली जैसे हमारा कैश होता है एसेट्स, वैसे ही बैंक को भी हमारी एसेट्स माना जाता है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट जो है वो आपके लिए एसेट्स होता है। तो अब तीसरी एसेट्स आ गई बैंक। तो आप क्या करोगे, 6 लाख रुपए आपने बैंक में जमा कराए हैं तो निकालोगे यहाँ से 6 लाख। हमने क्या किया, जो कैश पड़ा था उसमें से 6 लाख रुपए तो माइनस करे और बैंक में हमने वो 6 लाख रुपए जमा करा दिए। सिंपल सी चीज़ है। आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि डिपॉजिट करें बैंक में 6 लाख, तो सीधा सवाल आपके मन में आएगा कि 6 लाख आए कहाँ से हमारे पास जमा कराने हैं। तो आपको कोई और इन्फॉर्मेशन तो दी हुई नहीं है, तो आप यही मानोगे कि भाई मेरे पास कैश पड़ा हुआ था, मेरे पास बिजनेस में कैश पड़ा था 8 लाख, उसमें से ही मैंने 6 लाख बैंक में जमा करा दिए। तो कैश आपका 6 लाख से कम हो जाएगा। अब क्या करते हैं ना अपन अकाउंटिंग में, माइनस जहाँ पर करते हैं, अब अपन क्या करते हैं ना अकाउंटिंग में कि माइनस जहाँ भी करते हैं तो वहाँ पर माइनस का साइन नहीं लगाकर हम ब्रैकेट लगा देते हैं। इस ब्रैकेट का मतलब सीधे सीधे समझने में आ जाता है कि भाई ये माइनस है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो। 6 लाख माइनस हुए हैं तो अब कंडीशन क्या बची, 8 में से 6 गई, 2 लाख तो अपने पास बचा कैश, स्टॉक से छेड़छाड़ हुई नहीं है 50,000, और अब बैंक में आ गए हैं हमारे 6 लाख। इधर तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, यहाँ तो जो कैपिटल थी एज इट इज़ वो चल रही है, लाइबिलिटीज़ के साथ हमने कोई छेड़खानी करी नहीं है। तो यहाँ का टोटल कितना आ जाएगा, 6 लाख, 2 लाख 8 लाख और 8,50,000। तो यहाँ पर भी ट्रांजैक्शन हुआ, चीज़ें चेंज हुई, लेकिन जो बेसिक इक्वेशन थी एसेट्स का टोटल होना चाहिए लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के, वो अभी भी सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि वो हमेशा ही सेटिस्फाई होती है। अब हम थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो आपको कह रहा है कि आपने गुड्स परचेज़ किया है। कैसे परचेज़ किया है, आपने कैश में तो परचेज़ किया है 80,000 रुपये और उधारी क्रेडिट में आपने परचेज़ किया है 35,000 का। यानी टोटल जो आपने परचेज़ कर ली ना वो तो आपने कर ली 80 प्लस 35, यानी कि 1,15,000 रुपये की आपने परचेज़ करी। तो यहाँ पर कंडीशन ये है हमारे सामने कि गुड्स परचेज़ कर लिया, कितने का, 80,000 कैश और 35,000 क्रेडिट। यानी 80,000 का तो हमने पेमेंट कर दिया हाथों हाथ और 35,000 हमने उधार में परचेज़ कर लिया। यानी टोटल गुड्स जो हमारे पास आया वो आया 1,15,000 का। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे समझना है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है तीसरे नंबर का, इसमें कौन कौन सी एसेट्स निकल कर आ रही हैं। देखिए अभी तक मेरे पास 3 एसेट्स चल रही थी, कैश, फिर था स्टॉक, प्लस लगा लेते हैं बीच में, फिर था आपके पास बैंक। अब आप देखिए इनका चलो बैलेंस भी लिख लेते हैं लगे याद। कैश का बैलेंस था हमारे पास 2 लाख रुपए, पहले 8 लाख थे, फिर 6 लाख बैंक में जमा करा दिए थे। स्टॉक था हमारे पास 50,000 और बैंक में थे हमारे पास 6 लाख। ये कंडीशन थी। इधर कैपिटल तो अपनी चली रही है 8.5 की दूसरी तरफ।
अब क्या हुआ है, गुड्स हमने परचेज किया, यानी गुड्स, आप याद करो अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि गुड्स भी हमारे लिए क्या होती है, एसेट्स होती है, जो कि बढ़ गई। कितने की बढ़ गई, टोटल हमने परचेज किया है 1,15,000 की, यानी गुड्स जो बढ़ा हमारा वो 1,15,000 रुपये का गुड्स बढ़ गया। ठीक है, अब दूसरी क्या चीज़ हुई, पहला था 80,000 रुपये का अमाउंट हमने कैश में पेमेंट किया, परचेज किया है कैश में, तो क्या किया हमने, 80,000 रुपये दिए। अब 80,000 रुपये दिए होंगे तो ये जो 2 लाख है इसमें से 80,000 कम हो जाएंगे। कम क्यों होंगे भाई, क्योंकि 2 लाख रुपए कैश हमारे पास पड़ा है और हमने कैश में परचेज कर ली है 80,000 की। ठीक है, टोटल परचेज तो 1,15,000 की करी है, जो गुड्स बढ़ गया है हमारे पास वो तो 1,15,000 रुपये का बढ़ा है, लेकिन हमने उसमें से कैश कितना दिया है अभी तक, केवल 80,000। इसी कारण से यहाँ पर क्या किया मैंने, 80,000 का कैश कम कर दिया। अब बचे ये 35,000 रुपये। 35,000 रुपये क्या हुआ, 35,000 रुपये हमारे लिए उधार परचेज हो गई। अब यहाँ आप ध्यान करो, एक जब हम पढ़ रहे थे लाइबिलिटीज़ तो मैंने एक वर्ड बताया था आपको जो कि था क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स यानी कि जिनसे हमने उधार परचेज करी है, हिंदी में कहते हैं लेनदार, जो हमसे पैसा लेंगे। ठीक है, तो 35,000 ये अमाउंट वो है जिसका पेमेंट हमने करा नहीं है लेकिन हम करेंगे बाद में। उधार परचेज करिए तो इसका मतलब क्या है कि उधारी का पेमेंट हमको बाद में करना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, और लाइबिलिटी कौन सी क्रिएट हो गई, हमारे बढ़ गए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब जिनसे हमने उधार में परचेज किया है, और कितने रुपए उधार में परचेज किया है, 35,000। 35,000 का अमाउंट यहाँ आ गया, और कैपिटल तो अपनी उतनी ही की उतनी ही चल रही है, 8,50,000। तो अब देखिए आप फर्क क्या आता है, यहाँ पर कैश 2 लाख में से 80,000 गए तो ये बचा 1,20,000। स्टॉक अपना 50,000 का 50,000 ही बचा हुआ है। बैंक 6 लाख का अमाउंट ऐसा का ऐसा है, और एक नई एंट्री आ गई हमारे पास 1,15,000 की। तो ये टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1,20,50, 1,70, 6,07,70, 8,70, 8,80 और 8,85,000 रुपीज़। यहाँ का तो टोटल आ गया ये। अब उधर का भी यही टोटल आना चाहिए। तो देखिए 8,50,000 प्लस 35,000, तो ये भी आपके पास निकल कर आ गया 8,85,000 रुपीज़। यानी जो चीज़ हम प्रूव करना चाह रहे हैं वो ये है कि बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो, लेकिन जो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स बराबर लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ये हमेशा प्रूव होगी। ठीक है, ये है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। ये हमेशा प्रूव हो जाएगी कि एसेट्स बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पर लेने को तो अपन बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो आप क्या करें, एनसीईआरटी की बुक उठाएं या जो भी बुक से आप पढ़ रहे हो वो उठाओ और इस तरीके के एग्जांपल लीजिए और उन्हें करने की कोशिश करिए। ठीक है, फिर आपको कोई डाउट आता है तो बिल्कुल आप कमेंट में लिख सकते हैं। और तो इसमें कोई ऐसा खास डाउट आने वाली बात है नहीं, बेसिक जब हम समझ लेते हैं तो आगे जब चीज़ें और बढ़कर आती हैं तो बस छोटे मोटे पॉइंट होते हैं समझने के, हम उन चीज़ों को आराम से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने आज पढ़ा ये था रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन किसे कहते हैं और कैसे वो क्रिएट होती है और कैसे वो हमेशा प्रूव होती है, ये हमने समझ लिया है। ठीक है, आगे जब हम अगली वीडियो करेंगे तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और हम कैसे एंट्रीज करते हैं, किन किन बुक्स में एंट्रीज करते हैं ना, वो अपन समझेंगे। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और जो भी चीज़ मैंने समझाई है वो आपके दिमाग तक पहुंची होगी। फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।